जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग इस सीरीज़ में लुसेंट ऑब्जेक्टिव के पॉलिटी सब्जेक्ट को चला रहे हैं, और आज का जो वीडियो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या करता है, संविधान के उद्देशिकाओं को निर्माताओं के मस्तिष्क और उनके जो मन में क्या चल रहे थे उसको प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैसे देखिए, आर्थिक सिद्धांत को इसमें ये अंतर्निहित किया गया है, सामाजिक सिद्धांत को भी किया गया और प्रशासनिक सिद्धांत को भी किया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें ये इस बात पर जोर दिया गया है कि जो राज्य हो वो कल्याणकारी हो और सभी को इसमें कल्याण किया जाए। अगला प्रश्न है, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केटी शाह ने। केटी शाह ने ये बात कहा था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था इसको बहुत ज़्यादा प्रभावी बना दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशांक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशांक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब, जो नीति निर्देशक तत्व में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं अगर उसका उल्लंघन होता है या फिर सरकार उसको लागू नहीं करती है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, जो उनकी मौलिक अधिकार हनन होती थी उसके लिए, लेकिन इसमें वैसा कुछ बात नहीं है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो नीति निर्देशक का क्रियान्वयन सरकार के पास उपबंध संसाधनों पर करता है। यानी कि जिस राज्य सरकार के पास जितनी अधिक संसाधन होगी वो नीति निर्देशक तत्व में जितने भी बात कही गई है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। यही मुख्य अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ये एक दूसरे के पूरक है। जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आदर्श निहित है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है। तो कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं, कुछ का हनन हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना निहित है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। यानी इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान दिया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त विभागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्राकथ्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसको क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत में नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संकेत देता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति का समाप्ति, ये क्या है? नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना ये है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये भी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सब चीज़ दिया हुआ है। गोवध निषेध ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो निजी संपत्ति का समाप्ति है इसको नहीं दिया गया। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का नहीं है। ये जो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास है ये है मूल कर्तव्य में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ये मूल अधिकार में नहीं है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते इसको समाजवादी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, यानी ग्राम पंचायत का जो संगठन है इसके आधार पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इस प्रकार ये एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 के ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में किया गया है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 50-50, यानी कि 50-50 यहाँ पे बंटवारा किया गया है। तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित बात को कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 46 में। अगला प्रश्न है,
काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 41 के तहत रखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो अनुच्छेद 40 है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार से। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये तो मौलिक अधिकार में शामिल है। अगला है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सही केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यानी धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य कतई नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, इसको नहीं जोड़ा गया, ये पहले से ही शामिल था। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्व में है, मौलिक अधिकार में नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर में दिया हुआ है भारतीय नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तीसरा में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये भी शामिल है। चौथा में सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही होगा। इस प्रकार इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी में भी विभाजित किए जा सकते हैं, उदारवादी बौद्धिकतावादी में भी विभाजित किए जा सकते हैं, और इसको गांधीवादी में भी विभाजित किए जा सकते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है स्वीय विधि यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण। ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों वीडियो ये यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।